कल हरियाणा के दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। कुछ देर बाद व्यवस्था का जायजा लेने जींद पहुंचेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। प्रधानमंत्री के हरियाणा दौरे से पहले कुरुक्षेत्र में तोड़फोड़ कार्यक्रम दिखाने के लिए लगाई गई नो एलईडी को असामाजिक तत्वों ने तोड़ा। पुलिस ने शुरू की जांच। हिमाचल और पंजाब में पानी को लेकर फिर हुआ विवाद। मुख्यमंत्री सुक्खू ने मांगा 15 साल का हिसाब, कहा बकाया नहीं चुकाया तो पंजाब को नहीं मिलेगा पानी। कुल्लू जिला परिषद में 23 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार जीते। ठाकुर दास बने अध्यक्ष, नीना जोशी बनी उपाध्यक्ष। हरिद्वार में हरियाणा के पर्यटकों के साथ एक बार फिर मारपीट। लोगों ने कपड़े फाड़े, महिलाओं ने भी जड़े थप्पड़। छेड़छाड़ करने का लगाया आरोप। के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत, हाजिर हूं लेकर हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 27 जुलाई को हरियाणा के दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान वो हरियाणा के जींद में देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। और सबसे ज़्यादा चर्चा इस वक्त हाइड्रोजन ट्रेन की है, जो भारतीय रेलवे की ग्रीन ट्रांसपोर्ट की पहल के लिए एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। इस ट्रेन के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। देश की ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जो जींद से सोनीपत के बीच चलेगी। इसमें करीब 89 किलोमीटर का सफ़र इसने तय करना है, जो ये ट्रेन 2 घंटे में पूरा करेगी। सुबह 7:40 पर यह ट्रेन जींद से रवाना होकर 9:40 पर सोनीपत पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन 10:40 पर सोनीपत से चलकर दोपहर 1 बजे जींद पहुंचेगी। सफर के दौरान ट्रेन 12 स्टेशनों पर रुकेगी। इनमें जींद सिटी, पांडु पिंडारा, ललित खेड़ा, भंबेवा, ईशापुरी खेड़ी, बुटाना, खंदराई, गोहाना, राबड़ा, लाठ, मोहना और हरियाणा और बड़वानी शामिल हैं। इस ट्रेन में जो अंतिम स्टेशन है वो सोनीपत जंक्शन है। ये भारत की पहली ऐसी ट्रेन है जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये डीजल की जगह हाइड्रोजन फ्यूल पर चलेगी और बिजली से ये जो फ्यूल है ये तैयार होगा। पानी जो ट्रेन है इससे वाष्प के रूप में निकलेगा, इससे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। इसका मतलब है कि ट्रेन से बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होगा। भारतीय रेलवे के इतिहास में ये एक बड़ी पहचान बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाला ये उद्घाटन काफ़ी क्रांति ला सकता है। ट्रेन्स के लिए फ्यूल की दृष्टि से देखें, जिस तरीके के जो हालात चल रहे हैं उसमें लगातार अलग अलग तरीके से फ्यूल को बदलने की कोशिश हो रही है। कहीं पर हाइड्रोजन की ट्रेन्स चलाई जा रही हैं तो कहीं पर जो फ्यूल है उसमें इथनॉल की मात्रा को मिक्स किया जा रहा है, ताकि देश को जो अधिक से अधिक पेट्रोल डीजल आयात करना पड़ता है उसमें कम आयात करना पड़े, जिससे कि डॉलर हमारे देश में बचें और देश की जो आर्थिक स्थिति है इसमें भी मजबूती मिले। इस हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे। ये एक इको फ्रेंडली रैली भी निकालेंगे और इसमें खास बात ये रहेगी कि इस रैली में इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही वहां पर पहुंचेंगी और महज 26 विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं वही इस रैली में आएंगे, ऐसी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि ये खबर कल से चल रही है कि मात्र 2 कैबिनेट मंत्रियों को इस रैली में
रहने की अनुमति मिली है। प्रधानमंत्री जींद के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब से कुछ देर बाद यानी 4 बजे जींद पहुंच जाएंगे और प्रधानमंत्री के आने से पहले वहां पर क्या तैयारियां चल रही हैं इसका जायजा लेंगे, व्यवस्था देखेंगे कि कल जो ये हरी झंडी दिखाई जाएगी, जो लोग वहाँ पर आएंगे और जो इको फ्रेंडली एक रैली की जाएगी जिसमें मात्र इलेक्ट्रिक कारें शामिल होंगी, उनकी व्यवस्था क्या है। आइए इस खबर पर और जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अंकित दुदानी का। अंकित, ये एक मील का पत्थर होगा, ये हाइड्रोजन ट्रेन जो हरियाणा से चलेगी, पहली बार हरियाणा के जो छोटे कस्बे हैं वहाँ पर जाएगी। किस तरीके से आप देखते हो इसको? बिल्कुल, हरियाणा में पहली बार ऐसी सौगात मिलने जा रही है और पूरे देश भर में जो ट्रेन शुरू होने जा रही है हाइड्रोजन ट्रेन, और वो भी उसकी शुरुआत हरियाणा से होने जा रही है। जींद से सोनीपत तक ये ट्रेन चलने वाली है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा का नाम भी एक इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि आने वाले समय के अंदर जब भी कभी कोई क्वेश्चन आएगा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में और पूछा जाएगा तो उसमें हरियाणा का नाम और जींद और सोनीपत का नाम भी दर्ज होगा, तो कहीं ना कहीं मील का पत्थर जरूर साबित होगी। वहीं प्रधानमंत्री और भी कई सौगातें, यहाँ से मेडिकल कॉलेज की सौगातें हैं और भी कई सौगातें हैं, वो यहाँ से हरियाणा की धरती के ऊपर देने वाले हैं। जींद में कल सुबह 9:30 बजे ये प्रोग्राम रखा गया है और एक मैसेज देने के लिए कि अभी जिस तरह से एक क्राइसिस भी चल रहा है, पेट्रोल डीजल का क्राइसिस चल रहा है, इसलिए इको फ्रेंडली रैली रखी गई है। जो भी लोग वहां पहुंचेंगे, जो भी नेता वहां पहुंचेंगे, वो सीएनजी व्हीकल में पहुंचेंगे या ईवी व्हीकल में पहुंचेंगे, तो उन्हीं में सवार होकर के वहां पहुंचेंगे। जो पेट्रोल या डीजल का व्हीकल कोई भी यूज नहीं किया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से स्पेशल अरेंजमेंट्स वहां किए गए हैं। 50 से ज्यादा छोटे ईवी स्टेशंस लगाए गए हैं, टेम्परेरी ईवी स्टेशंस लगाए गए हैं चार्जिंग के लिए। वहीं 10 से ज्यादा बसों के लिए स्टेशंस लगाए गए हैं, जो कि वहां पहुंचने के बाद वो चार्ज करते हुए नजर आएंगे। तो एक संदेश ये सरकार की ओर से दिया जा रहा है कि इतनी बड़ी रैली जरूर की जा रही है प्रधानमंत्री की, लेकिन उसके अंदर भी जो पेट्रोल और डीजल की बचत वो करने की कोशिश की जा रही है। इको फ्रेंडली रैली के दौरान मात्र जो 26 विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही साथ इसमें केवल 2 मंत्री रहेंगे। ये 2 मंत्री कौन हैं और बाकी जो मंत्री हैं वो इस रैली में ना आए, ऐसे साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो इसके मायने क्या हैं? बिल्कुल, जैसा मैंने पहले की बताया कि इको फ्रेंडली रैली रखी गई है और ज़्यादा भीड़ वहाँ इसीलिए पूरे प्रदेश से भीड़ इकट्ठी हो, क्योंकि व्हीकल्स को अरेंजमेंट करना, क्योंकि ईवी व्हीकल्स की बात करें या सीएनजी व्हीकल्स की बात करें तो इतनी अभी उपलब्धता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण रहा कि इतनी दूर दूर से लोग ना आए। तो जितने भी मंत्री हैं, हरियाणा सरकार के अंदर 13 मंत्री हैं, उनमें से 2 मंत्री वो कृष्ण बेदी, क्योंकि उनका जो विधानसभा क्षेत्र नरवाना है वो वहीं के जींद जिले के अंडर में ही आता है, तो वो नरवाना के हैं वो, इसलिए कृष्ण बेदी। और गोहाना से डॉक्टर अरविंद शर्मा, वो 2 ही मंत्री जो हैं वो वहां रैली के अंदर रहेंगे। बाकी जितने भी मंत्री हैं, ऐसा नहीं है कि वो घर बैठेंगे, उनकी भी जिम्मेदारियां लगाई गई है और जो प्रमुख नेता हैं उनकी जिम्मेदारियां लगाई गई हैं। बीजेपी के जितने भी विधायक हैं उनकी जिम्मेदारियां लगाई गई है। अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर और जिला के वाइज क्षेत्र के अंदर वहां बड़ी स्क्रीन लगा करके लगभग 500 से लेकर के 4000 तक लोगों के साथ बैठ करके वो प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। वो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग ड्यूटियां लगाई गई है। मानेसर में राव नरबीर की ड्यूटी लगाई गई है, ऐसे ही विपुल गोयल की ड्यूटी लगाई गई है। बात करें रणबीर गंगवा की ड्यूटी लगाई गई है। तो ऐसे हर एक मंत्री की ड्यूटी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर लगाई गई है। और साथ ही जहां मंत्रियों की ड्यूटी नहीं लगी है वहां जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी ड्यूटियां लगाई गई है। वो भी रैली के अंदर नहीं पहुंचेंगे। जो वहां के लोकल विधायक हैं वो जरूर पहुंचेंगे, जो वो चाहे कृष्ण मिड्डा हो या दूसरे जो विधायक हों वो जरूर पहुंचेंगे। लेकिन जो दूर दराज के विधायक हैं बीजेपी के, वो भी अपने इलाके में बैठ करके स्क्रीन लगा करके लोगों के साथ बैठ के देखने का काम करेंगे। जी आप बने रहे हमारे साथ और अगली खबर का हम रुख करते हैं। जैसे कि अंकित बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस हरियाणा दौरे के दौरान काफ़ी जो जगह है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एलईडी लगाई गई हैं, यानी आप सरल शब्दों में समझें तो बड़े जो टीवी हैं वो लगाए गए हैं। इसी तरीके के जो एलईडी हैं वो कुरुक्षेत्र में भी लगाए गए थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर
इन एलईडीज़ को नुकसान पहुंचाया और 9 एलईडी स्क्रीन्स जो लगी हुई थी उनको इन अज्ञात लोगों ने मुंह ढककर इन पर पथराव किया और उनको तोड़ दिया। इसमें तकरीबन 12 लाख रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। अब जो पुलिस को जानकारी मिली है, ये घटना देर रात कल हुई और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को दिखाने के लिए लगाया गया था, क्योंकि जैसा अभी अंकित बता रहे थे कि हर मंत्री वहाँ पे नहीं पहुँचेंगे, मात्र 2 मंत्री ही वहाँ पर पहुँचेंगे, अरविंद शर्मा और किशन बेदी साहब। इसके अलावा बाकी लोग जो हैं वो अपने इलाकों में इन इलेक्ट्रॉनिक्स एलईडी के माध्यम से कार्यक्रम देखेंगे और वहाँ पर जनता को भी इस शुभारंभ की जो तस्वीरें हैं वो दिखानी थी। अशोक इस वक्त हमारे साथ कुरुक्षेत्र से लाइव हैं। अशोक, कौन थे ये लोग और क्या इनको आप कहें तकलीफ थी कि ये एलईडी तोड़ दी? इसका क्या मायने निकाले जाएं? देखिए मुकेश जी, यही पुलिस भी पूछ रही है और पुलिस कहीं ना कहीं इसी को ढूंढ रही है कि ये एलईडी क्यों तोड़ी गई है। मेरे सहयोगी आपको एक बार दिखाएंगे, ये एलईडीज हैं बकायदा जिनको तोड़ा गया है। देख सकते हैं बंद पड़ी है, इन पे बकायदा कल रात से ही 8 बजे से प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों के कार्यक्रम दिखाए जा रहे थे कि कुरुक्षेत्र में जो एलिवेटेड रेलवे ट्रैक है उसका किस तरह से उद्घाटन होगा और क्या क्या इस डिस्प्ले में दिखाया जा रहा था। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये ईंट के निशान है मुकेश जी, बकायदा इनको पत्थर मार के तोड़ा गया है। कुरुक्षेत्र में ऐसे ये 9 जगह पर एलईडी थी और जो भाजपा के थानेसर के मंडल के युवा प्रधान है विश्वकांत, ये मुकेश जी आपको दिखा सकते हैं, ये वो पत्थर है बकायदा जो न्यूज 18 के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि ये वो पत्थर मारे गए हैं बकायदा इन एलईडीज के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जो ये एलईडीज को पूरी तरह से 9 जो एलईडी है उनको तोड़ा गया है। भाजपा के जो युवा मंडल के थानेसर के प्रधान है वो मेरे साथ मौजूद है, जो इसको देखरेख कर रहे थे। ये आपने जो एलईडीज लगाई थी देश के प्रधानमंत्री के, तमाम कुरुक्षेत्र के लोग जहां कहीं और रुक कर देखे कार्यक्रम, इनको क्यों तोड़ा गया, क्या कुछ पता चला आपको? देखिए सर, जैसे सबको पता है कि कल 17 तारीख को मोदी जी जींद में रैली कर रहे हैं और वहीं से हमारे कुरुक्षेत्र को एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की सौगात देंगे। उसके लिए हमने इस एलईडी पे ऐड विज्ञापन चलाए हुए थे, जो कि हमारे माननीय सांसद नवीन जिंदल जी और हमारे पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा जी के थे। उसमें हमने नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद किया हुआ था और उसमें जो भी हमारे सरकार के कार्यक्रम आते हैं हमको उनके लाइव चलाने की कोशिश करते हैं और ताकि आम जनता तक प्रचार हो सके। लेकिन पता नहीं किसी को वो बात हजम नहीं हुई और रात को लगभग हमने 8 बजे वो इस पर प्रचार प्रसार शुरू किया और रात को 6-6.5 घंटे के बाद लगभग 2-2:30 बजे के करीब कुछ शरारती तत्वों ने ईंटें मारे, पत्थर मारे और 9 की 9 एलईडी को नुकसान पहुंचाया, जिससे कंपनी को लगभग 10 से 12 लाख रुपए का वित्तीय हानि हुई है। आप बने रहे अशोक, तो आप बने रहे हमारे साथ। अंकित दुधानी भी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। अंकित, ये इस तरीके की खबर पहली बार देखने को मिल रही है कि किसी आयोजन के लिए जब एलईडीज वगैरह लगाई हों, और जाहिर है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की एलईडी तो होंगी नहीं, किसी वेंडर से इन्होंने मंगाई होंगी। इस तरीके का नुकसान पहुंचाकर कौन लोग हैं जो सुर्खियों में आना चाहते हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये असामाजिक तत्व ही होते हैं और ये कहीं ना कहीं हो भी सकता है, ये ऐसा कोई कहा नहीं जा सकता, लेकिन किसी पार्टी से संबंधित भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार विपक्ष के जो लोग होते हैं, विपक्ष के भी और असामाजिक तत्व ही कहेंगे इनको, कि जिनको पछता नहीं है कि हरियाणा को कोई सौगात मिल रही हो। और कई बार जो नेता होते हैं उनके भी कहीं ना कहीं विरोधी होते हैं, तो वो भी इस तरह का काम कर सकते हैं। तो जरूर यही नजर आता है अभी प्रथम दृष्टया तो, कि कोई ना कोई, वो चाहे सुभाष सुधा के विरोधी हों, नवीन जिंदल के विरोधी हों या और कोई भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हों, तो वो इस तरह का काम करने का काम करते हैं। और कई बार नशे में भी आदमी ये काम करने का काम करता है कि कोई नशे में होता है तो उसको कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस तरह के कदम उठा देता है कि कोई भी चीज, बैनर है, कोई पोस्टर है, उसको फाड़ दिया जाए या फिर जो स्क्रीन है उसको तोड़ दिया जाए। और ऐसी ही हरकत ये भी नजर आती है। जी अंकित, अशोक हमारे साथ हैं, कुरुक्षेत्र से जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी युवा अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। अशोक, आपसे ये जानना चाहेंगे, पुलिस ने क्या इसकी जांच है वो शुरू जाहिर कर दी होगी, तो कुछ लोग क्या पकड़ में आए? कौन लोग थे, मकसद क्या था इनका, चाहते क्या है ये? देखिए मुकेश जी, पुलिस कह रही है कि कहीं ना कहीं शाम तक यानी कि 6 या 7 बजे तक ये खुलासा भी हो जाएगा कि ये शरारती तत्व कौन है। मगर जो जिन्होंने ये एलईडी लगाई थी वो विश्वकांत है, ये साफ कह रहे हैं कहीं कोई विपक्ष ने तो नहीं किया ये काम कि देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कोई उसे ऐसी कोई विपक्ष के लोगों ने, विपक्ष के जो पॉलिटिकल लोग, उनकी शरारत तो नहीं है कुछ ऐसा? देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि कुरुक्षेत्र का विपक्ष तारीफ कर रहा है
कि कितना क्रांतिकारी काम हुआ यहाँ पे, ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा रहेगा। लेकिन फिर भी किसी के अंदर मन में तो झांक नहीं सकते। हर तरीके से इसके प्रशंसित किया जा रहा है कि अच्छा काम हुआ है। लेकिन अभी हमारा सिर्फ यही है कि प्रशासन से मांग के इस इवेंट को होने दें, और जिन्होंने भी ये काम करा उनको जल्द से जल्द पकड़े। एलईडी तो हम ठीक करा के इवेंट को अच्छे से चलाएंगे। ये भी उसका विषय, जांच का विषय कि एग्जैक्टली ये करा किसने। जी चलिए, बहुत बहुत देखिए, शुक्रिया कहीं ना कहीं अशोक पुलिस इस तमाम जानकारी के लिए। और अंकित, आप हमारे साथ बने रहें। अब हम खबर लेने जा रहे हैं इनेलो के अध्यक्ष अभय चौटाला के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज अभय चौटाला ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा उठाया। अभय सिंह चौटाला ने प्रधानमंत्री के हरियाणा दौरे के दौरान जो हरियाणा को जो पानी मिलना चाहिए पंजाब से, उसको सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। क्या कहा है अभय चौटाला ने, आइए सुनते हैं। आज भी जो मोदी जी आ रहे हैं, हम उनसे ये उम्मीद करेंगे। मैंने उनको अपनी तरफ से चिट्ठी लिखी है पार्टी की तरफ से कि आपका हरियाणा के साथ विशेष लगाव रहा है, आप कहते हो। तो हरियाणा की जनता की डिमांड है ये। ना तो कांग्रेस इस इशू पे आज कहीं सरकार के खिलाफ कोई एक शब्द बोलने को तैयार, सत्ता में बैठे लोग तो चाहते भी नहीं कि किसान को पानी मिल जाए। चौटाला साहब क्योंकि जमीन से जुड़े व्यक्ति थे, उन्होंने खुद बैठ करके खेती करवाई। वो समझते थे इस बात को कि पानी का क्या महत्व है। तो वापस आपको ले चलते हैं अंकित के पास, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। अंकित, आज अभय चौटाला जी काफ़ी ज़्यादा मोदी जी से उम्मीद कर रहे हैं कि एसवाईएल का जो पानी है, जो पिछले लगभग 50 सालों से ये मांग चलती आई है, ये एक ऐसा मुद्दा है जो बस गाहे बगाहे उठता रहता है लेकिन हल निकलता नहीं। लगता है एसवाईएल को लेकर प्रधानमंत्री जो अभय चौटाला जी फरमाइश कर रहे हैं, इसको लेकर इन्होंने पीछे काफ़ी संघर्ष भी किया, पंजाब के बॉर्डर पर भी जाते रहे हैं, लेकिन पानी नहीं मिला, बिस्लरी की बॉटल पुलिस वाले पकड़ा देते हैं। तो कुछ होगा? ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता, क्योंकि जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम होता है या कोई विधानसभा का सत्र आता है या कोई भी इसी तरह की कोई बात आती है तो ये मुद्दा एक बार फिर से आकर के खड़ा हो जाता है, या कोई चुनाव होता है तो एक बार मुद्दा फिर जागृत हो जाता है। लेकिन जैसा आपने भी कहा कि पिछले 50 साल हो गए हैं, लेकिन जब से हरियाणा और पंजाब अलग अलग हुए हैं उसके बाद से ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है और आज तक कोई पानी नहीं मिला है और लगातार हरियाणा मांग करता रहा है। लेकिन आप देखिए कि 2002 के बाद जब अमरिंदर सिंह की सरकार थी तो उस समय तो जमीनें भी डी नोटिफाई कर दी, और जमीनें डी नोटिफाई ही नहीं की, वहां तो अब दुकानें और शोरूम्स बन चुके हैं। उस नहर के ऊपर जो खुदाई हुई थी उसको भर दिया गया और भरने के बाद वो जमीन के बेच दी गई, तो उसके ऊपर अब कहीं ना कहीं शोरूम और नहर बन चुकी है। पंजाब की अगर बात करें, 112 किलोमीटर का जो एरिया जो पंजाब के अंदर पड़ता है और वहीं 192 किलोमीटर का जो हरियाणा के अंदर पड़ता है, तो हरियाणा में जरूर नहर बनी हुई है, लेकिन फिर भी ये मांग लगातार चलती रहती है, बैठ के होती रहती है। ये मुख्यमंत्री जो अभी प्रेजेंट के मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी और भगवंत मान भी कई बार बैठ के कर चुके हैं, सीआर पाटिल के साथ भी बैठ के हो चुकी हैं, लेकिन ये मुद्दा कब सुलझेगा ये अभी गर्भ में ही है, भविष्य के गर्भ में ही है कि ये मामला कब सुलझेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अंकित आपका। और अब हम रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश का। मुद्दा पानी से जुड़ा हुआ ही है और ये जो मुद्दा है इस बार उठाया है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि लगातार हिमाचल प्रदेश पानी देता रहा है पंजाब को, लेकिन जो समझौता हुआ है पिछले 18 साल से, जो पैसा हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए इस पानी के बदले, वो पैसा पंजाब नहीं दे रहा है और वो हिसाब मांग रहे हैं और जो लंबित बकाया है इसका जल्द से जल्द भुगतान किया जाए, ऐसा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं। और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट के पास हिमाचल का जो 15 साल का बकाया राशि है उसको जल्द से जल्द जारी करे पंजाब सरकार, या सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दे कि जल्दी इस बकाये का भुगतान किया जाएगा हिमाचल प्रदेश को। क्या कहा है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, आइए सुनते हैं। कि अगर आप हमारे पानी का सदुपयोग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला किया है
जो 7.19 के हिसाब से जो एरियर बनता है, वो एरियर 15 साल से देने में आनाकानी कर रहे हैं। तो अगर पानी चाहिए तो हमारे एरियर के लिए सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करें कि हमें कोई इतराज़ नहीं है, तो हम उनके लिए तैयार हैं। ये हमारे हमारे हिमाचल के लोगों के अधिकार की बात है। तो हिमाचल प्रदेश पंजाब से पैसे मांग रहा है पानी के लिए, हरियाणा पंजाब को कह रहा है कि मुझे पानी दो, और यही जो बातचीत है ये हरियाणा से राजस्थान की ये शिकायत रहती है। तो ये जो पानी वाला चक्कर है लगातार चक्रव्यूह की तरह उलझता ही रहता है, उलझता जा रहा है, जिसका समाधान पिछले 50 सालों से तो होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब देखना होगा कि हिमाचल प्रदेश को पानी के बदले पंजाब पैसा देता है या नहीं देता है, पंजाब हरियाणा को एसवाईएल के द्वारा जल मुहैया करवाता है नहीं करवाता है। वहीं पर हरियाणा राजस्थान को पाइपों के ज़रिए जो पानी भेजने का भी कुछ दिन पहले समझौता हुआ दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री का, वो पानी राजस्थान में कब पहुंचता है। बुलेटिन में आइए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की। कुल्लू के ज़िला परिषद चुनाव में राजनीति ने अपनी तस्वीर बदली है। 23 साल के बाद जिला कुल्लू परिषद की कमान अब कांग्रेस के हाथों से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंच गई है। कुल्लू परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर भारतीय जनता पार्टी के संबंधित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। एक बड़ी राजनीतिक बढ़त के तौर पर देखा जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित ठाकुर दास ने कांग्रेस के प्रवीण ठाकुर को एक तरफा अंदाज में हराया और 14 सदस्यीय जिला परिषद में से 10 वोट इन्होंने हासिल किए, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी को महज 4 वोट ही हासिल हुए। उपाध्यक्ष पद की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की नीना देवी ने भी कांग्रेस समर्थित सुनील ठाकुर को 10 के मुकाबले 4 वोटों के अंतर से हराया, और ये जीत इसलिए भी भारी है क्योंकि 23 साल से 2003 के बाद पहली बार जिला परिषद कुल्लू में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भाजपा समर्थित प्रत्याशी बने। सबसे पहले मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे भरोसा जताया, और उसके बाद मैं जिला के सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। और जिस तरह से पार्टी ने मुझे भरोसा दिलाया है, और मैं भी चाहती हूँ कि उनके भरोसे पर मैं खरी उतरूँ, और अपने जो ऑर्डर्स राज की जो बात करूँ तो उसके जो जितने भी कार्य होंगे उसको मैं यहाँ पे रखने की कोशिश करूँगी। और इससे पहले मैं आपका जो हमारे जिला परिषद के सभी सदस्य हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसी खबर पर अब जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल न्यूज़ 18 के साथ। बहुत बहुत स्वागत है बिंदल साहब आपका, और बधाई भी दे देते हैं आपको। कुल्लू में आपने उपाध्यक्ष और अध्यक्ष में जो उम्मीदवार जीते हैं वो आपके समर्थित थे, और एक बड़ी जीत आपने दर्ज करवाई है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। और भारतीय जनता पार्टी की ये जो शानदार जीत है कुल्लू जिला भारतीय जनता पार्टी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन बने उनको बहुत बधाई है, और सभी सदस्यों को धन्यवाद भी है और बधाई भी है जी। इस बार का जो चुनाव पंचायती राज का है, नगर निकायों का है, वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ शुरू हुआ जी, और उसी के साथ चल रहा है। हम जरा एक बार अगर दृष्टिपात करें, 2 महीने होने को आए हैं, सरकार लगातार चुनावों को लटका रही है। लटकाने के बावजूद, अटकाने के बावजूद, भटकाने के बावजूद लगातार भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को जीत रही है। 9 जिला परिषदों के अंदर चेयरमैन वाइस चेयरमैन का चुनाव हुआ है। 9 में से 8 भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीती है जी, और 8 में से 7 जिला परिषद ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार भी खड़ा नहीं कर पाई। केवल ये कुल्लू में इन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया है, और बाकी स्थानों पर उम्मीदवार खड़ा करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई है। तो ये इस बात का द्योतक है कि प्रदेश की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, और प्रदेश की श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को
पूरी तरह से नकार दिया है। जी चलिए, ये जो हार जीत है ये तो हुई, लेकिन आपको लेकर आजकल एक नई चर्चा शुरू कर दी है। अभी कुछ देर पहले मैं विक्रमादित्य को सुन रहा था, तो वो इस जीत पर तो कुछ नहीं बोल सकते थे। उन्होंने ये कहा कि जो राजीव बिंदल हैं ये लगातार यहाँ पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं हिंदुत्व को लेकर और राम को लेकर। हम तो कह रहे पुरखों से यहीं पे रहते हैं, लेकिन राजीव बिंदल जो हैं वो बाहरी हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप अध्यक्ष हैं, लेकिन वो आपको हरियाणवी बता रहे हैं, कह रहे बोनाफाइड हिमाचली भी नहीं है आप। अब ऐसा है ना जी कि जनता उनको पूरी तरह से नकार रही है, उसके ऊपर बात करना। 4 साल में उन्होंने प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है। सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है, ये पता नहीं है। उसके ऊपर उनको बोलना बड़ा जवाब देना मुश्किल है, इसलिए दोषारोपण करने की राजनीति पर उतरे हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि विक्रमादित्य जी, जितनी आपकी आयु है उतनी आयु से मैं समाज सेवा में हिमाचल प्रदेश में कार्य कर रहा हूँ जी। इसी हिमाचल की जनता ने मुझे 5 बार विधायक बना करके और स्थान दिया है और नगर पालिका अध्यक्ष भी बनाया। आपकी कृपा से नहीं बना हूँ, इसलिए ना आपकी कृपा चाहिए ना आपकी कृपा दृष्टि चाहिए। जहाँ तक रही हिंदुत्व की बात, कांग्रेस पार्टी लगातार राम के नाम का विरोध करती आई, राम मंदिर का विरोध करती आई, राम मंदिर के निर्माण का विरोध करती आई। और कांग्रेस पार्टी 1947 से सत्ता में आई। वास्तव में चाहिए तो ये था कि 47 में सत्ता में आते ही राम जन्म स्थान पर राम मंदिर बनाते। सरदार पटेल जी ने थोड़ा, मैं आपकी बातों से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ ये, लेकिन थोड़ा सा ये जो चंदा चोरी वाला मसला उजागर हो गया है, तो इससे क्या भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ गई है? कहीं पर भी यदि कोई गलत व्यक्ति आता है, कोई गलत काम करता है, उससे ना तो बदनाम संस्था होती है ना उससे मंदिर बदनाम होता है। लाखों साल की, हजारों साल की ये संस्कृति है और जो पाप करेगा उसको पाप का भुगतान करना पड़ेगा और पार्टी उसके पूरा खिलाफ है। परंतु ये अधिकार कांग्रेस को किसने दे दिया कि वो चले अब लंगोटियां उठा करके। बिंदल साहब, आपसे बहुत लंबी बातचीत करने का मन है, लेकिन जो घड़ी की सुइयां हैं वो कह रही हैं कि आज की तो ये जो बातचीत है इसको यहीं पर विराम देना पड़ेगा। लेकिन आपसे गुजारिश है, आप जब भी चंडीगढ़ पधारें तो एक बड़ा इंटरव्यू आपके साथ करेंगे, चक्रव्यूह, और फिर सवालों के चक्रव्यूह में आपको लेंगे और फिर आप उसको भेद के निकलिएगा। बहरहाल आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के इस हरियाणा हिमाचल प्राइम टाइम बुलेटिन को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों को विराम कभी नहीं लगता है। खबरा पंजाब तो लेकर अब आएंगे हमारे सहयोगी रमनदीप सिंह जी आपके साथ, बस चंद ही मिनटों में। तो बने रहे हमारे साथ, रिमोट को हाथ मत लगाइए, कहीं मत जाइए, बने रहे हमारे साथ।